गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है, सेकंड बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बुक से हम सेकंड लेसन है चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कर रहे हैं। और इसमें अभी तक जो हमने राइट्स के बारे में पढ़ा है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, ये अभी तक हम कर चुके हैं। आज जो है हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, right to constitutional remedies. One would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental rights. But merely writing down a list of rights is not enough. There has to be a way through which they could be realized in practice and defended against any attack on these rights. तो कहने का मतलब है, हर कोई बात ये जानता है कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में हमें दिए गए बड़े ही इम्प्रेसिव हैं, ये बड़े ही आकर्षक हैं, वेरी इम्प्रेसिव राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंटेन हैं। Constitution, our constitution contains a very impressive list of fundamental rights. हमारा संविधान मौलिक अधिकारों की एक बड़ी ही आकर्षक सूची प्रस्तुत करता है, वो कंटेन करता है, अपने में समाहित रखता है। बट मेरली राइटिंग डाउन ए लिस्ट ऑफ राइट्स, लेकिन केवल इन अधिकारों को लिखना ही काफ़ी नहीं होगा, इज नॉट इनफ। ये अधिकार हमारे संविधान में हमें दे दी गई, यही बात काफ़ी नहीं है। देयर हैज़ टू बी ए वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस एंड डिफेंडेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दीज राइट्स। साथ में ही संविधान में ये प्रावधान करना ज़रूरी है कि जो हमें अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जो नागरिक के मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, वो अधिकार केवल मिले ही नहीं हैं, लिखित में हमें एक विस्तृत सूची है जो संविधान में, वही देना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि इन मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाया जा सके, इनका उल्लंघन न हो सके। अगर उल्लंघन होता है तो इन अधिकारों की रक्षा की जा सके, ये भी संविधान में इस चीज़ का प्रोविज़न किया गया है। और इस प्रोविज़न को हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अधिकार के नाम से, जो हमारा 6th अधिकार है, जो 6वां अधिकार है, उसके अंतर्गत हमने लिया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज is the means through which this is to be achieved. Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution. क्या है ये हमारे heart and soul of the constitution according to Dr. Ambedkar. It is so because the right gives a citizen the right to approach a high court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation. The Supreme Court and the High Courts can issue orders and give directives to the government for the enforcement of rights. तो इसमें संविधान में हमें अधिकार दिए गए, संविधान में ये अधिकार दिए गए हैं, क्या ये व्यवहार में हमें मिले हैं, सचमुच ऐसे मिले हैं, या केवल इनको राइट किया गया है कि ये नागरिकों को मिलने चाहिए, एक लिखित ही रूप में इनको लिया गया है, या प्रैक्टिकली भी एक व्यवहारिक रूप से भी ये अधिकार हमें मिले हैं कि नहीं,
ये जो सुनिश्चित करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो हमारा अधिकार है इससे ये सुनिश्चित होता है, जिसका मतलब है कि हमें अधिकार वास्तव में मिले हैं, व्यवहारिक रूप में मिले हैं, प्रैक्टिकली मिले हैं। तो इस संबंध में संविधान निर्माता जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उन्होंने कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अधिकार क्या हैं? हार्ट एंड सोल हैं, हमारे संविधान की आत्मा और हृदय हैं ये अधिकार जो नागरिकों को मिले हैं। इट इज सो बिकॉज this right gives a citizen the right to approach a high court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation। अगर कोई अधिकार हमारा भंग होता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से हमें नागरिकों को, भारत के नागरिकों, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिला है कि यदि कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई संस्था किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो सीधा सीधा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अगर उसके अधिकारों का वॉयलेशन होता है, राइट्स वॉयलेशन होता है। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए फिर वो सरकार को आदेश देगा। द सुप्रीम कोर्ट and the high courts can issue orders and gives directives to the government for the enforcement of rights। इन अधिकारों को लागू करने के लिए जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय वो अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश देता है सरकार को कि अमुक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, जिनका प्रावधान, जिनका प्रोविजन संविधान में किया गया है, उनका उल्लंघन हो रहा है, उनका वॉयलेशन हो रहा है। इस अधिकार के लिए सरकार को न्यायालय जो हमारा कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो आदेश जारी करते हैं। इसके संबंध में कुछ मुख्य बातें दी गई हैं यहाँ पर। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। और इन ऑर्डर्स को जो वॉयलेशन होता है यदि किसी व्यक्ति के राइट्स का, तो उस रिगार्ड में, उस संबंध में जो कोर्ट है जो ऑर्डर प्रस्तुत करती है, उस ऑर्डर को रिट बोला जाता है। रिट कहते हैं या प्रादेश है, इसको बोल सकते हैं। विशेष आदेश को न्यायालय के आप प्रादेश या रिट बोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें है जो हाबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस है ये। यहाँ पे हेबियस कॉर्पस क्या होता है? A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it within 24 hours. It can also order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest of that particular person are not lawful or satisfactory। तो पहला है हमारा जो अधिकार, सॉरी ये रिट है जो जिसके आधार पे हमें कोर्ट है वो आदेश जारी करती है सरकार को। इसको हम बोलते हैं हेबियस कोर्पस। ये एक रिट होती है जिसके आधार पर न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने, अपने सामने मतलब प्रस्तुत करने के लिए सरकार को आदेश देता है। संस्था जिसने उसको गिरफ्तार किया है, पुलिस आदि जिसने उसको गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें किसी भी व्यक्ति को जो किसी दोष, किसी चार्ज के आधार पर गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया है, उसको हमें 24 घंटे के सामने के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। और कोर्ट फिर देखता है कि इसकी गिरफ्तारी का तरीका या कोई कारण है जो उसको गिरफ्तार करने का है। अगर वो गैर कानूनी है, अगर वो अरेस्ट का जो कारण है वो गैर कानूनी है, तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री अगर उसको लगता है, अनलॉफुल लगता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश वो न्यायालय जारी कर सकता है। सेकंड जो रिट है मेंडामस, ये एक रिट है। मेंडामस
This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. इसको ये आदेश है, ये जो रिट है ये तब जारी करता है जब कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई जो सार्वजनिक पद पे बैठा है, जो पब्लिक सर्विस में है या पब्लिक के लिए कार्य कर रहा है, कोई ऐसे संस्थान में गवर्नमेंट जॉब पर है, वो अधिकारी देखा जाता है इस रिट के माध्यम से कि वहाँ पर अपने पद पर बैठकर वो कानूनी और संवैधानिक उत्तरदायित्व का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके ऑफिस को वो देखेंगे, उसके कार्य को देखेंगे। दैट ए पार्टिकुलर पर्सन होल्डर इज़ नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, कि वो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखना होता है। इस मैंडामस जो रिट के माध्यम से वो जारी करता है कोर्ट, कि किसी व्यक्ति अगर वो उस पद पे सुशोभित है, उस पद पे बैठा है, तो कोर्ट एक चीज़ वहाँ पे देखती है कि कहीं इस पद पर बैठा व्यक्ति किसी नागरिक के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है किसी तरीके से, ये देखना है मैंडामस। This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. Next point है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब मनाही करना, निषेध करना, ठीक है। तो इसमें दिस रिट, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिट, दिस रिट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मीन्स एनी कोर्ट, हायर और सुप्रीम कोर्ट, लिविंग सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट सब कोर्ट्स, इनको छोड़ के जो बड़े कोर्ट्स होते हैं उसमें ये रिट है वो बाय ए हायर कोर्ट when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। अगर कोई सेशन कोर्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय दे दिया है, तो उस निर्णय पर रोक लगाने के लिए जो उसके दायरे में नहीं आता था, सेशन कोर्ट के या फिर जो सब कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहते हैं, तो उनके ऊपर प्रोहिबिशन का जो है रिट है ये हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन निर्णयों को भंग करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए निषेध आदेश जिसको बोल सकते हैं आप, ये देता है। इसके नेक्स्ट है हमारा क्यो वेरेंटो। क्यो वेरेंटो ये राइट है, ये रिट है। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इश्यूज द रिट ऑफ क्यो वेरेंटो एंड रिस्ट्रिक्ट्स दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। अगर कोई व्यक्ति किसी पद पे बैठ के आदेश जारी कर रहा है जो उसका पद नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वो व्यक्ति वहाँ पे जाके आदेश कर रहा है जो उसके लिए पद नहीं बना है, उस पद पे बैठ के, तो ऐसे में जब न्यायालय को ऐसा लगता है तो कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा पद पे कई बार नियुक्त हो जाते हैं जिनकी योग्यता नहीं है और वो या फिर कोई किसी तरीके से वो गैर कानूनी तरीके से उस पद पर चले गए हैं, तो इस तरीके से न्यायालय देखता है कि उसका कोई कानूनी हक नहीं बन रहा यहाँ पर, लेकिन फिर भी उस पद पे बैठ के वो आदेश दे रहे हैं, तो उसके उस पद पर कार्य करने से रोकने का जो अधिकार है, जो रिट है, ये आदेश जारी करता है कोर्ट। इसको बोलते हैं क्यू वेरेंटो। नेक्स्ट है हमारा सर्टियोररी। सर्टियोररी ये एक रिट है, सर्टियोररी रिट। इसमें क्या होता है कि अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। सर्टियोररी ऑर्डर के तहत क्या होता है, ये एक ऐसी रिट होती है, ऐसा आदेश होता है, ऑर्डर होता है जिसमें उच्च कोर्ट है, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो लोअर कोर्ट को आदेश देते हैं कि कोई मामला, कोई मैटर, कोई केस अगर पेंडिंग पड़ा है उनके अधीन जो उनकी अथॉरिटी में नहीं है, तो वो उस मैटर को हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करें। इसके तहत सर्टियोररी जिसको हम बोलते हैं सर्टियोररी रिट है, इसके तहत अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी
और कोर्ट जब ये उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता, कई बार ऐसा होता है, और कई बार इतना बड़ा केस है जो सेशन कोर्ट के पास हम रह जाता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सब कोर्ट्स जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो इनके जो पास केस रह जाते हैं लेकिन वो केस इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो ऐसे में सर्टियोररी जो रिट के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है लोअर कोर्ट को इस चीज़ का ऑर्डर करता है कि वो केस है वो ट्रांसफ़र करते हैं हाई कोर्ट में। तो इससे नेक्स्ट, apart from the judiciary, many other mechanisms have been created in later years for the protection of the rights. You may have heard about the National Commission on Minorities, the National Commission on Women, the National Commission on Scheduled Castes, etc. तो इसके अलावा अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका ने, हाई कोर्ट्स ने जो कुछ और जो संस्थाएं हैं, कुछ संरचनाएं हैं, उनका भी निर्माण किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कोर्ट है जिसके बारे में आप ये संस्थाएं आपने सुना होगा, नेशनल कमीशन है ऑन माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के ऊपर राष्ट्रीय आयोग कोई बना है वो है। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, राष्ट्रीय आयोग महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है। अल्पसंख्यक बाल आयोग है, अल्पसंख्यक बाल आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय बाल आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो इस तरीके के कमीशन हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। या फिर शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो अनुसूचित जातियाँ हमारे देश में, उनके बारे में, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये संस्थाएं भी बनी हुई हैं। इससे नेक्स्ट है, दीज इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन। ये इंस्टीट्यूशन क्या है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं, माइनॉरिटीज़ और दलित जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये कमीशन का काम है। ये सरकारी संस्थाएं नहीं हैं लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। ऐसे अधिकार इनको दिए गए हैं कि ये अमुक क्षेत्र के ऊपर बनी हैं, जैसे महिलाओं के लिए बनी हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए, बाल जो अंडर 14 ईयर्स चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, या फिर माइनॉरिटीज़ में हैं जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट में हैं, अल्पसंख्यक जिनको बोलते हैं, या दलित लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं। तो ये संस्थाएं हैं, ये अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखती हैं, सरकार के कार्यों की आलोचना करती हैं समय समय पर, और कोर्ट में उन केसों को लेके जाती है। हालांकि इनको है ना, ये अधिकार नहीं होता कि ये निर्णय करने का अधिकार है कि इन संस्थाओं को इन मामलों में निर्णय करने का अधिकार है, जबकि उनकी रक्षा करने के लिए महिलाओं की, बच्चों की, अल्पसंख्यकों की, तो ऐसी स्थितियों को अगर इनको लगता है कि यहाँ पे हनन हो रहा है इनका अधिकारों का, इन बच्चों के, इन महिलाओं के, तो ऐसे केसेस को वो कोर्ट में लेकर जाती हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये, द रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन। The real test of the rights given by any constitution is in their actual implementation. The poor, illiterate and deprived section of society, deprived मतलब वंचित जो वर्ग होते हैं जो समाज में, must be able to exercise their rights. Independent organizations है, स्वतंत्र संस्थाएं, like the People's Union for Civil Liberties PUCL और पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR have been working as watchdogs against the violations of rights. In this background, the government has established in 2000 an institution, the National Human Rights Commission. तो संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों की असली पहचान कब होती है, जब ये अधिकार एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, तभी इन अधिकारों को माना जाता है कि अधिकार हमें सचमुच में मिले हैं। समाज में बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, बहुत सारे हैं जो लोग
जिनको अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये चीज़ हमारे जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वहाँ पे देखती हैं। यहाँ पे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, PUCL, या फिर यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है, PVDR। एक बहुत सारी ये संस्थाएं ऐसी है जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन ना हो जाए, कहीं वो अधिकार छीन न लिए जाएं हमसे, उनका वायलेशन ना हो, तो ये बड़ी चौकसी रखती हैं इस चीज़ के बारे में। तो 1993 में सरकार ने जो एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था 2000 में, तो जो वो लागू किया था, तो इसका गठन किया था कब? 2000 में। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 एन इंस्टीट्यूशन, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका गठन किया गया था। The National Human Rights Commission (NHRC) is composed of a former Chief Justice of the Supreme Court of India, a former Judge of the Supreme Court, a former Chief Justice of a High Court, and 2 other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights। तो जो हमारा ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बना था, इस कमीशन की कंपोजिशन में क्या था, एक चीफ जस्टिस थे, तो एक तो चीफ जस्टिस हैं, या फिर कोई हाई कोर्ट है उसके एक चीफ जस्टिस लिए जाते हैं, या जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जिसको अच्छा नॉलेज है, ऐसे पर्सन को इसमें लिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसमें वो सदस्य बने जिसका मानव के अधिकारों के बारे में, नागरिकों के अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान है, उनको व्यवहारिक अनुभव है उनको, ऐसे 2 और सदस्य उसके साथ मिला के इस तरीके से आयोग का गठन किया गया। 3 चीज़, 2 other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights। ये नहीं कि ऐसे ही कोई भी व्यक्ति IAS अधिकारी हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, या कोई ऐसे जिसने जुडिशरी का एग्ज़ाम पास करके अच्छे रूप में वो जज के रूप में उसका कैरियर अच्छा रहा, ये चीज़ें नहीं देखी जाती, बल्कि एक व्यक्ति का अनुभव देखा जाता है, उसका नॉलेज देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में अमुक ऑफिसर को कितना नॉलेज है, उसकी रिटायरमेंट के बाद या करिए रहते उसका वो अधिकारी हैं, वो बनाए गए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य, उनको बनाया गया। तो इसमें आप याद रखेंगे इसमें कौन कौन है, इसकी कंपोजिशन किससे बनी है। देखिए एक बार ये कैसे, कंपोज्ड ऑफ ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा सदस्य होता है ये ध्यान रखिए, फॉर्मर मतलब पूर्व पहले का। और इसमें एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक पहले का जज, वो भी दूसरा होता है, और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, 2 तो सुप्रीम कोर्ट से, 2 सुप्रीम कोर्ट से और 1 है जो हाई कोर्ट से। तो और फिर इसके अलावा जो हमारे 2 ऐसे अदर मेंबर्स, 2 other members who have knowledge and practical experience in matter relating to human rights। तो इसके सदस्य बनने के लिए ये व्यक्ति निर्धारित किए गए, वहाँ पे उनका चयन किया गया। नेक्स्ट है हमारा द कमीशंस फंक्शंस इंक्लूड inquiry at its own initiatives or on a petition presented to it by a victim into complaint of violation of human rights, visit to jails to study the condition of the inmates, undertaking and promoting research in the field of human rights। तो मानवाधिकार हैं जो ह्यूमन राइट्स हमें मिले हैं, इनकी शिकायतें मिल जाती हैं। ऐसे मिलने पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के खुद अपनी पहल करता है, या फिर उसको शिकायतें मिलती हैं, या कोई पीड़ित व्यक्ति है वहाँ पे जो विक्टिम है उसकी शिकायत के आधार पर जो कि उसके मानवाधिकारों को, उनका ह्यूमन जो राइट्स हैं, नागरिक अधिकार जो उसको मिला है, उनका वायलेशन मिला है, उनके बारे में अगर उनको शिकायत मिलती है तो उनकी जांच करने के लिए ये व्यक्ति कार्य करते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, दे विजिट्स जेल्स, जेल में जाते हैं, वहाँ पे कैदियों के
अध्ययन करते हैं कि बंदी हैं जो वहाँ पे कैदी हैं उनके स्थिति कैसी है वहाँ पे, ये चीज़ देखते हैं। और इस तरीके से ये रिसर्च कार्य भी करते हैं, प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा। मानवीय अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य भी करते हैं। इस तरीके से भी प्रोत्साहन मिलता है इनको, ये प्रोत्साहन देते हैं। नेक्स्ट, कमीशन। द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट्स इन थाउजेंड्स एवरी ईयर्स। हर साल इनको हजारों की संख्या में कंप्लेंट मिलती हैं इस कमीशन की, जिसकी ये संरचना हुई। दीज रिलेट्स टू कस्टोडियल डेथ, custodial rape, disappearances, police excesses, failure in taking action, indignity to women. Its most significant intervention has been on disappeared youth in Punjab and investigation and trial of Gujarat riots cases where its intervention proved effective. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इनको शिकायतों के रूप में मिलती हैं, हज़ारों के रूप में। प्रतिवर्ष ऐसा होता है जैसे कि कस्टोडियल जो डेथ है, मतलब हिरासत में कोई जेल में व्यक्ति है, उसकी जेल में मृत्यु हो जाती है, उसका कारण नहीं पता लगे किस तरीके से मृत्यु हुई। और हिरासत के दौरान वहाँ पे रेप केसेस भी बहुत सारे देखने को आए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। महिलाओं का शोषण होता है, लोगों के गायब हो जाते हैं जेल में जो कस्टडी के दौरान, पुलिस वालों की ज्यादतियाँ करते हैं और वहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती उनके विरुद्ध। तो ऐसा जो दुर्व्यवहार देखने को मिलता है बंदियों के प्रति, ये चीज़ें मानवाधिकार आयोग है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ दिनों पहले जो गुजरात में राइट्स हुए हैं, पंजाब में कुछ नौजवान लोग थे वो गायब हो गए, जेल से ही पता ही नहीं लगा कहाँ गए। तो इस तरीके के जो ये काम करती हैं, हालांकि मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इनको कोई भी मुकदमा सुनने का अधिकार तो नहीं होता इस आयोग को, लेकिन यह सरकार और न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए ये सिफारिश करती है। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट कैन merely make recommendation to the government or the commanded to courts to initiate proceeding based on the inquiry that it conducts। तो अपनी इंक्वायरी के आधार पर ये वहाँ पर केसेस को कोर्ट में लेके जाता है और सिफारिश करता है मुकदमा चलाने की। तो ह्यूमन राइट्स है ये, इसका बहुत ही मेजर रोल है इन प्रोटेक्शन और अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग पीपल ऑफ देयर राइट्स। तो इस तरीके से ये संस्थाएं देखती हैं, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती हैं जो संविधान के द्वारा हमें मिले हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कहने को वहाँ पे अधिकार है, राइट्स है, इनलिस्ट कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वो प्रैक्टिकली भी मिले हैं। और इसको देखने के लिए वो वहाँ पे बहुत सारे आयोग हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आयोग हैं, वहाँ पे बालकों के लिए आयोग हैं, बाल जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा, उनके खान पान का वो काम न करें, उनका शोषण ना हो, महिलाओं के लिए बनाए गए, दलितों के लिए अधिकारों की रक्षा करने के लिए आयोग बने हैं। तो मानवीय आयोग बहुत सारे वहाँ पे बने हैं और इसमें बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के जो नीति हैं, स्टेट पॉलिसी हैं, राज्य नीति हैं, उसके सिद्धांत उनके, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनको आप कह सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। The maker of our constitution knew that independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all citizens. They also thought that certain policy directions was required for handling these problems. At the same time, the constitution did not want future governments to be bound by certain policy decisions.
हमारे संविधान निर्माताओं को पहले ही पता था हमारे स्वतंत्र भारत के बारे में कि हमारे स्वतंत्र भारत को बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। इसमें जैसे सभी नागरिकों में समानता लाना, सबका कल्याण करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। फॉर मोस्ट अमॉन्ग दीज आर द चैलेंजेस टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन्स। उन लोगों ने ये भी सोचा था कि इन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए, इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए केवल अधिकार ही नहीं होने चाहिए जो कानूनी रूप से व्यक्तियों को मिले हैं, बल्कि राज्य के लिए, सरकार के लिए, संस्थाओं के लिए कार्य करने के लिए नीतिगत निर्देश देना भी ज़रूरी है, ताकि वो उसके लिए प्रेरणा का काम करे। ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, ये इन पर चलने के लिए कोई गवर्नमेंट बाध्य नहीं है, लेकिन ये उसके लिए प्रेरणा का काम करते हैं, किसी सरकार के लिए, संस्थाओं के लिए जो पावर में है। तो एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस। लेकिन ये कभी ये नहीं चाहते थे, न कभी उन्होंने सोचा था कि इन नीतियों को आने वाली जो सरकार है वो बाध्यकारी होगी कि इनका पालन करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ उनके लिए एक दर्पण थे जिसके आधार पे वो अपने समाज का निर्माण कर सके, किस तरीके का समाज है वो उसका रचना कर सकते हैं। Therefore, some guidelines were incorporated in the constitution, but they were not made legally enforceable. These means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court to construct the government to implement that policy. तो हम क्या है, उस सरकार के विरुद्ध है, वो उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये तो केवल है ना इम्प्लीमेंटेशन है किसका, एक पार्टिकुलर गाइडलाइन का, नीति निर्देशक सिद्धांत है जो सरकार को चलने के लिए आदर्श सिद्धांत है, आदर्श ही एक दर्पण है जो उनको रास्ता दिखाने का एक गाइडलाइन है ये। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नागरिकों का अधिकार है वो संविधान के द्वारा एक कानूनी रूप से हमें प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो कर्तव्य की तरह हैं हमारी नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कर्तव्य कर्तव्य नैतिक कर्तव्य इनको बोल सकते हैं हम। कानूनी रूप से ये कर्तव्य पालन करने के लिए गवर्नमेंट या कोई संस्था वो बाध्य नहीं है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे thus these guidelines are not justiciable parts of the constitution that cannot be enforced by the judiciary। कोई न्यायालय नहीं जा सकता इनको लागू करवाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है, सिर्फ एक दिखाने के लिए रास्ता, गवर्नमेंट को एक रास्ता दिखाने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं, ये कर्तव्य दिए गए हैं, कर्तव्य हैं। दीज आर द ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज, एथिक ड्यूटीज आप बोल सकते हैं, एथिक है। Those who framed our constitution thought that the formal force behind these guidances would ensure that the government would take them seriously. They wouldn't mean it that the government would take all these things seriously. No, they didn't want that. Just they want that these policies will show a path to the government to go ahead to frame a good society or a moral society, to bring a good development in the society that is for all in one nation. Beside, they expected that the people would also hold the governments responsible for implementing these directives। लेकिन गवर्नमेंट है, मान लीजिए एक सरकार 5 साल के लिए चुन के आई है, तो उन्होंने 5 साल के दौरान इन पॉलिसीज़ को कितना लागू किया गया है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक पैमाना भी काम कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल माना जाता था गवर्नमेंट को, माना जाता है इनके माध्यम से गवर्नमेंट को कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, हाउ फार द गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग और इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So a separate list of policy guidelines is included in the constitution। इसीलिए जो दूसरी है वो एक गाइडलाइन है वो भी इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इसके अलावा द लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस लिस्ट को हम जो गाइडलाइंस बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो कहने का मतलब है कि कुछ जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमारे संविधान में लिखे तो गए हैं, और लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इनके लागू करने के लिए
कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, न्यायालय के माध्यम से इनको लागू किया जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार किसी निर्देश को, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को या उस पर चलकर, सिद्धांत पर चलकर कोई निर्देश लागू भी करती है, तो हम ये सीधा लागू करती है या नहीं करती है, नहीं करती है तो उस स्थिति में हम कोर्ट में जाके ये मांग नहीं कर सकते कि उस कर्तव्य को, उस प्रिंसिपल को लागू करने के लिए सरकार बाधित है और उसको ये नियम पे इस तरीके से लागू करना चाहिए। नहीं, ये केवल ऐसे नहीं है। कहने का मतलब है कि आप इन पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते। ये सरकार कितनी सक्सेसफुल है, वो अपने लोगों के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबल है, ये उस चीज़ का पैमाना है। माप आंकलन किया जा सकता है गवर्नमेंट के काम को, उसको देखा जा सकता है इन पर कितनी गवर्नमेंट खरी उतरी है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्होंने एक बात वहाँ पे स्पष्ट उनके रचना में निहित है, वो देखी जा सकती है कि इन जो सिद्धांतों के पीछे उन्होंने एक ऐसी नैतिक शक्ति को बांध दिया था जिसमें जो सरकार है जितनी बंधेगी, जितनी वो ज़्यादा जाएगी, उन पे मानेगी उनको, तो सरकार की नीति निर्देशक सिद्धांतों पे चल के वो किस तरीके से उनको कितना गंभीरतापूर्वक ले रही है, तो कैसे वो इसके साथ चल रही है, नीति निर्देशों के साथ उसका अनुशासन कैसा है सरकार का, वो किस तरीके से लोगों की आकांक्षाओं पे खरी उतर पा रही है। तो ये एक पैमाने के तरीके से, गाइडलाइंस के तरीके से ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इसके अलावा ऐसा भी समझा जाता है कि जनताओं ने लागू करने की जिम्मेदारी है, जो आने वाली सरकार जो वो चुनती है उसके ऊपर जनता खुद ये जिम्मेदारी डालती है। इसी के तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा बनाती हैं, 5 साल के लिए अपना प्लान बताती हैं लोगों को, और फिर वो उनके मत प्राप्त करने के लिए उनको आकर्षित करती हैं। तो इस तरीके की हमें वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब है व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। तो इनके अंदर है क्या, जब इनकी बात हो रही है व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन, इनके अंदर क्या मिला है। द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली 3 थिंग्स, यहाँ पे 3 जो बातें हैं वो देखने को मिलती है। फर्स्ट है जो इसमें द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट, कि इसके अंदर वो उद्देश्य दिए गए कि हम एक समाज के रूप में, पूरे राष्ट्र को एक समाज के रूप में इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट, कि हमें इनको स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें एक अच्छा समाज होने के रूप में। सेकंड, प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्टिव्स हैं, इसके अंतर्गत हमें दूसरी चीज़ देखने को मिलती है जो इसमें समाहित है, सर्टेन राइट्स that individuals should enjoy apart from the fundamental rights, कि जो हमें अधिकार मिले हैं तो वो तो मिले ही हैं, इसके अलावा भी हमें कुछ अधिकार मिले हैं, सर्टेन राइट्स मिले हैं जो कि हमारे मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, उनके अलावा हैं। और इन अधिकारों को हम क्या एंजॉय करते हैं, अधिकारों का मतलब कुछ कर्तव्य बनते हैं हमारे देश के प्रति, अपने राष्ट्र समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, अपने देश के संविधान के प्रति। ये चीज़ इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत एक नैतिकता, ये तो मोरल एजुकेशन है, एक तरह से एक नैतिक शिक्षा है नागरिकों के लिए, किसी भी कंट्री के, तो हमारे देश के लिए भी एक नैतिक शिक्षा के रूप में है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारे स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट इसमें सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, कि ये भी चीज़ इसमें देखी जाती है कि सरकार को कुछ पॉलिसीज है वो अपनाते रहना चाहिए, नई नई पॉलिसियाँ लोगों के भले के लिए, नहीं कि सरकार को सुस्त रूप में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, उसने जो संविधान में लिखा उसके अनुसार ही वो चले। उससे भी अलग लोगों की भलाई के लिए कोई सरकार कितनी सजग है, उसके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। You may get some idea of the vision of makers of our constitution by looking at some of the directive principles shown below. नीचे जो कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, इससे हमें देखने पर से पता लग जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में कैसी छवि थी हमारे संविधान को लेकर, कैसा वो संविधान चाहते थे, कैसे सपनों का भारत वो खड़ा रखना चाहते थे। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में उनके मन की एक झांकी हमें मिल जाती है हमारे संविधान के लिखने वाले रचनाकारों के बारे में। द गवर्नमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू गिव इफेक्ट टू some directive principle of state policy. They passed several zamindari abolition bills.
nationalized banks, enacted numerous factory laws, fixed minimum wages, cottages, and small industries were promoted, and provisions for reservation for the uplift of the scheduled castes and scheduled tribes were made. तो समय समय पर जो सरकार है उसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे जमींदारी कानून था, जमींदारी कानून उसको वहाँ पे एबोलिश किया गया, जमींदारी कानून को। तो क्योंकि ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन थी, संपत्ति का अधिकार उनको मिला हुआ था, और इसके तहत वो जो समानता का अधिकार है वो खतरे में था। कुछ लोग थे वो बेघर थे, कुछ के पास कुछ ज़मीन इतनी ज़्यादा थी कि वो खेती करते, कृषि करते थे, बाकी का समाज उनकी तरफ देखता था। तो यहाँ पे इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ही जमींदारी प्रथा थी, जो जमींदार उन्मूलन है कानून वो बना। फिर बैंकों को नेशनलाइज किया गया, टाइम टू टाइम क्या किया गया, बैंक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज्ड बैंक किए गए, इनएक्टिव न्यूमरस फैक्ट्रीज ला, और बहुत सारे वहाँ पर जो फैक्ट्री हैं उद्योगों के से जुड़े हुए कानून बनाए गए, कानून पास किए गए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर हैं उनमें काम करते थे, वो उनका शोषण हो रहा था। तो इस तरीके से सुनिश्चित किया गया कि फिक्स्ड मिनिमम वेज उनको मिले, एक निश्चित सैलरी उनको मिले। जो घरेलू उद्योग थे, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वो भी प्रमोट की गई। ठीक है, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जगह छोटे छोटे ये चीज़ें की गई। तो इसमें प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट थी, यहाँ पर जो अनुसूचित जातियाँ थी, अनुसूचित जातियों के ऊपर उठाने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए वहाँ पे कानून बनाए गए, वहाँ पे रिजर्वेशन दी गई, उनको प्रोविज़न किया गया, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ही हमारे लिए कारगर सिद्ध हुए हैं। कोई ये नहीं है कि फालतू में ही हमारे संविधान के अंदर लिख दिए गए, इनका कोई महत्व नहीं है, जब इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए, इनका एक आईना की तरह ये काम कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, पार्सल राइट टू वर्क under employment guarantee program and the midday meal scheme etc. तो यहाँ पे पूरे देश में जो पंचायती राज है वो लागू करने का प्रयास किया गया इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से ही, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनके माध्यम से। तो आरक्षण है, आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति जनजातियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको विकास के पथ पर भागीदार बनाने के लिए। तो शिक्षा का अधिकार है, इसको भी लागू करने का, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से जो अधिकार दिया गया। तो इनमें मिड डे मील की जो एक स्कूली बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है, भोजन की योजना, तो वो भी बच्चों को दी गई इसमें। और रोज़गार जो मिलते हैं नवयुवकों को रोज़गार, ताकि वो अपने जीविका कमा सके, तो ये गारंटी जो रोज़गार गारंटी योजना है इसके अंतर्गत ये हमें सीमित अधिकार के रूप में ये दिया गया है। तो बहुत सारे अधिकार हैं इसमें हमें जो मिले हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं ज़मींदारी जो प्रथा है उसका अंत किया गया। तो और नीति निर्देशक सिद्धांतों से जो जमींदारी प्रथा है, सेवरल जमींदारी एबोल्यूशन बिल्स जो आए, कानून बने इतने सारे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इनेक्टेड नमरियस फैक्ट्री लॉज, बहुत सारे उद्योगों के बारे में कानून बने, जो स्मॉल जो उद्योग हैं, लघु उद्योग जिनको हम बोलते हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनको प्रमोट किया गया, अपलिफ्ट किया गया, उनको रिजर्वेशन पॉलिसी है जो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट को, अनुसूचित जातियों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण का वहाँ पे प्रावधान, ये क्या है, ये सभी कुछ ये हमारे स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ही नतीजा है। इसी से हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए। एक व्यक्ति का
अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। अगर हम कर्तव्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति का वो अधिकार है। जैसे मेरा कर्तव्य आपको पढ़ाना है और आपका अधिकार क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा का अधिकार आपको मिला है। जब टीचर अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, नैतिक क्रियाएं ही नहीं करेंगे, वो स्टेट प्रिंसिपल, क्योंकि देखो मुझे बाध्य नहीं कर सकते, कोई टीचर को शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैं टीचर न बनूँ और कोई न बने, या एक लोहार है वो वस्तु लोहे की वस्तु न बनाए कुछ और बनाए, तो कोई ऐसा बाध्य नहीं कर सकता। तो इनको नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति का कर्तव्य है, कर्तव्य बनता है, तो दूसरे व्यक्ति का तभी अधिकार बन सकता है। आप अधिकार चाहें और आप कर्तव्य ना करें, ये चीज़ गलत है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, मौलिक पहले हम फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है हर एक सिटीजन की। एक विद्यार्थी अपने माता पिता से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उसका कर्तव्य है माता पिता के अनुसार वो पढ़ाई भी करे, ठीक है। ये चीज़ें नैतिकताएं हैं। अगर कोई बच्चा न पढ़े तो क्या करे भाई, अपना जीवन खराब करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकली लाइफ से इसको समझने की कोशिश करें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, नागरिकों की जो मौलिक कर्तव्य होती हैं उसके बारे में। इन 1976 द 42nd amendment to the Constitution was passed. Among other things, this amendment inserted a list of fundamental duties of citizens. In all, 10 duties were enumerated. However, the Constitution does not say anything about enforcing these duties. तो 1976 की बात है, संविधान का जो 42वां संशोधन किया गया, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, बहुत सारी पॉलिसीज इसमें लगाई गई, तो बहुत सारे कानून इसमें रखे गए, अमेंडमेंट किए गए। तो इसमें इन अमेंडमेंट में एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी है वो इसमें डाली गई। कब आई फंडामेंटल ड्यूटीज़? 1976 में जो अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, याद रखें। तो उसमें हमारी क्या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो संविधान के अंदर दिए गए हमारे, और इनकी संख्या कुल 10 है। तो कुल 10 कर्तव्यों का वहाँ पे उल्लेख किया गया है, और लागू इनको किया गया या नहीं इसके बारे में जो ये हमारा संविधान बिल्कुल चुप है, खामोश है। However, the Constitution does not say anything about the implementation of these duties, enforcing, बलपूर्वक ये ड्यूटीज़ नहीं करवाई जा सकती भाई, इसके बारे में प्रावधान नहीं है। तो ये तो आप देश के कितना देशभक्त हो, कितने देश से प्यार करते हो, उसी के अनुसार काम करोगे, या आलसी की तरह पड़े रहो, पूरा देश का खाए जाओ, देश के लिए काम ना करो, तो वो बुरा होगा ना। तो वो तो जैसा भी आपने, भगवान ने, नेचर ने आपको बनाया, ऐसे बनते हैं इंसान। एज सिटीजन्स वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड आवर कंट्री, प्रमोट हार्मनी अमॉन्ग ऑल सिटीजन्स, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एक नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान के द्वारा चलना होगा। वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड आवर कंट्री, हमारे देश की रक्षा करनी है हमने। हम भारत के नागरिक हैं, कोई भी किसी देश का नागरिक, उसके लिए उसके अधिकार कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। प्रमोट हार्मनी अमॉन्ग द सिटीजन्स, अमॉन्ग ऑल सिटीजन्स के बीच में हमने समन्वय, भाईचारा प्रमोट करना पड़ेगा, उनमें बनाए रखना होगा। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ हमें अपने देश के पर्यावरण, इस प्रकृति के प्रति भी हमारे जो कर्तव्य बनते हैं उनको निभाना पड़ेगा, उसकी भी रक्षा करनी पड़ेगी। However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent on conditional upon fulfillment of duties. In this sense, the inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights. लेकिन ये साथ में हमें ध्यान देना होगा कि जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनका पालन केवल इस आधार पे नहीं किया जाएगा, इस शर्त के साथ नहीं किया जाएगा कि संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। अगर मौलिक अधिकार देता है तो तभी आप कर्तव्य करते हो, नहीं, इस दृष्टि से ऐसा नहीं है। आपको किसी शर्त के आधार पे अधिकार नहीं मिले हैं कि आप कर्तव्य करेंगे तभी आप अधिकार मिलेंगे। लेकिन एक नैतिक कर्तव्य, हमारा एक नैतिक सोच बनती है
कि हमारी मोरालिटी है कि हमें अपने देश के प्रति कुछ अधिकार प्राप्त करने के बदले हमें कुछ कर्तव्य करने चाहिए, और जब वो कर्तव्य करते हैं तो तभी वो किसी के अधिकार बनते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आपको पेशेंट की देखभाल करनी चाहिए। आप एक टीचर, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने चाहिए आपको। आप एक पुलिस में हैं तो आप समाज में झगड़ों को न बढ़ने देना चाहिए, हमने समाज की सुरक्षा करनी चाहिए। और इसके साथ अगर आप सैनिक हैं तो देश की सीमा पर आपको रक्षा करनी है। देश के एक दुकानदार हैं तो अच्छे रूप में एक अच्छे ग्राहक अपने पास, एक अच्छे दुकानदार बने और आप एक अच्छे ग्राहक बने। तो इस तरीके से हर एक भारत के नागरिक की जितनी भी सेवाएं वो समाज से प्राप्त करता है, जितनी सर्विसेज वो समाज को देता है, जितनी उसकी ड्यूटीज़ हैं, तो वो राइट्स भी उसके बनते हैं। राइट्स कभी भी इस शर्त पे नहीं मिले कि हमें ये ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी, बल्कि आपकी मोरालिटी है और ऐसा में सच्चे देशभक्त बनना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान देने के लिए ज़रूरी है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है चेक योर प्रोग्रेस। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहती है तो बेटा मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब चेक योर प्रोग्रेस, आप अपने आप को देखिए कि कितना आप समझे हैं यहाँ से। It is estimated that there are about 3 million urban homeless in India. Night shelters are not available for more than 5% of this population. Hundreds of these old, sick, homeless people are killed by cold waves during winter. They cannot have ration and voting cards in the absence of any proof of residence. Without these documents, they also cannot avail government help as needy patients. A large number of these homeless people are casual workers who earn very low wages. They travel to the city in search of work from different parts of the country. तो ऐसा एक अनुमान है, एक एस्टिमेट है कि लगभग 30 लाख लोग हमारे देश में विदाउट होम है, होमलेस वॉन्डरर है। They do not have shelter, they do not have home. They walk barefooted under the open sky. पूरे इंडिया में ऐसा है। 30 लाख की आबादी वहाँ पे बताई गई है। 3 million people, it means 30 lakh people. Night shelter are not available for more than 5% of this population. और 5% तो इनमें से ऐसे हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन में देखें बेटा 130 करोड़ है, तो इसका 5% निकाल के देखो कितने सारे लोग हैं जो रात को सोने की जगह भी नहीं है इनके पास। 100 में से प्रति 100 पे जो 5 जो लोग हैं सोने की जगह नहीं है बेटा उनके पास। ऐसा हमारा देश है। और इसके क्यों है, और बहुत सारे लोग हैं इनमें जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, अपाहिज हैं, और वो बेघर इधर उधर भटक रहे हैं। जाड़े में जो हवाएं चलती हैं, कोल्ड ब्रीज, वो बेटा उस शीत लहर से उनकी मौत तक हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है, उनके निवास स्थान का प्रमाण नहीं है उनके पास, वो कोई राशन कार्ड उनके पास नहीं है, उनके पास कोई वोटिंग कार्ड नहीं है। तो इस प्रकार क्योंकि उनके पास निवास का प्रमाण पत्र नहीं है कि कहाँ से वो रेजिडेंट हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, तो इस वजह से न उनका राशन कार्ड बन पाता, न उनके पास वोटिंग कार्ड है। और इस कमी में बहुत सारे जो मरीज लोग हैं उनको सरकारी मदद नहीं मिल पाती। जो दवाइयाँ होती है हॉस्पिटल्स में फ्री मिलती हैं वो नहीं मिल पाती। और इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो लार्ज नंबर ऑफ दीज होमलेस पीपल, उनमें से कैजुअल वर्कर है, दिहाड़ीदार मजदूर है बेटा, हर रोज़ काम करने वाले हैं, जो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, अर्न वेरी लो वेजेज। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। देखिए एक बार, दे ट्रैवल टू द सीट इन सर्च ऑफ वर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के अलग अलग राज्यों से, दूर दराज गाँव से, छोटे गाँव से, बड़े गाँव से, गरीबी में वो लोग शहर की तरफ रोज़गार की तलाश में आए ताकि वहाँ पर उनको काम मिले और वो जीविका कमा सके, अपने 2 वक्त की रोटी कमा सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बेटा वो वहाँ पे मर जाते हैं शहरों में, क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता।
तो इस तरीके से हमें आप बताइए क्या स्थिति है। आप आईएएस ऑफिसर बने बेटा, और यही है बस, आप अपने लिए मत पढ़ें, आप अपने लिए मत पढ़ें, आप केवल समाज के भले के लिए पढ़ें। भगवान ने आपको पैदा किया है कि आप उसके, भगवान के प्रति आपकी कोई सेवा है, कोई सर्विस है जो आपको भारत भगवान को देनी है, जिस परमपिता परमात्मा को देनी है, तो वो मानव सेवा है। और आप अपने इस बात को भूल जाते हैं इस दुनिया में आने के बाद। बेटा एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे, खूब सारी पढ़ाई करेंगे, किसके लिए? अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को अपनी आंखों में भर के, भाई इनका भला करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तो आईएएस की आप तैयारी करें, बड़े ऑफिसर की तैयारी करें, एक अच्छा डॉक्टर बने बेटा, एक अच्छे टीचर बने, बहुत सारी मेहनत करें, किसान भी अच्छे बने बेटा। जो भी भगवान ने आपको काम दिया ना, उस काम को बेहतरी तरीके से करें। दैट्स इट। ये चीज़ जो मेन होती है बेटा इस दुनिया में, यही परमात्मा की संरचना है। जो इस चीज़ को समझ लेता है बेटा, वो सक्सेस होता है, वो बच्चा, वो विद्यार्थी, वो सच्चा विद्यार्थी है। ज्ञान का अर्जन करो, ज्ञान को प्राप्त करो, कैसे नई नई चीज़ों को कर सकोगे, उस पद पर बैठ के आप किस तरीके से अच्छे काम कर पाओगे, उस पद के लिए तैयारी करनी है बेटा। उस प्रभु के चरणों में अपने कार्यों को समर्पित करना है, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो, use these facts to write a petition to the Supreme Court of India under the right of constitutional remedies your petition should mention। तो इन चीज़ों को देखकर, इन स्थितियों को देखकर जो एक आपको अधिकार मिला है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपको मिला है, उसके अंतर्गत आपको एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन है जो वो भेजनी है, पिटिशन आपने वहाँ पे देनी है। और उसमें दो बातें आप मुख्य तौर पर उसमें कहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में आप कहें, व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड टू द होमलेस इन देयर एवरीडे लाइफ। इन जो बेघर लोगों के कौन से मौलिक अधिकार है जिसका वायलेशन हो रहा है, जो अधिकार है वो डिनाई हो रहा है, इनका कौन सा अधिकार इनको नहीं मिल पा रहा है? समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है बेटा। समानता मतलब राइट टू इक्वलिटी। कुछ लोग तो हैं जो उनको भरपूर खाने को मिल रहा है, आवास है, रोटी कपड़ा मकान उनके पास प्रचुर मात्रा में, और ये तो बेसिक नीड होती है ना बेटे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिक नीड को प्राप्त करने के लिए पूरा ताउम्र वो जन्म से चले और पूरी यात्रा कर ली, पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन उनको वो बेसिक नीड ही वो जुटा नहीं पाए अपने फैमिली के लिए। तो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन है जो दे रहा है, उसका हनन है ये। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन बेटा उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, बड़ी समस्या है। क्या करे, मोदी सरकार भी बहुत कुछ अच्छा करने को चाह रही है, लेकिन लोग समझते नहीं है ना इन चीज़ों को। तो कुछ तो करेंगे हम, वो पापी नहीं है कि बेटा उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, फिर उनका सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अच्छा चाहती है हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए, बस वो पहचान देना चाहते हैं, सभी को पहचानो, फिर उसके आधार पर उनको घर दिए जा सके। और बाहर के जो दूसरे मुल्कों से हमारे देश में लोग आ रहे हैं, उनको बेटा जब हम अपने देश के लिए तो पूरा कर सकते हैं, पहले अपने देश को संभालेंगे, फिर हम दूसरे देशों को दान देंगे, डोनेट करेंगे बेटा हम उनको। लेकिन एक हमारे देश में अव्यवस्था हम फैलाए जा रहे हैं, हम कितनी भी हम मेहनत करें, हमारी मेहनत है बेटे वो कभी काम नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो दूसरे देशों से हमारे देश में पलायन हो रहा है, दूसरे देशों से जो लोग वो आ रहे हैं हमारे देश में, तो ऐसे में वो लोग हमारे देश के लिए एक दीमक का काम करेंगे बेटा, वो हमारे देश को खोखला करेंगे। और अब इस पे जाके रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आज़ादी प्राप्त किए बहुत सारे वर्ष हो चुके हैं, 1947 से अब तक, तो हमें ये काम अब तो कर लेना चाहिए, इससे पहले नहीं। तो ये हमें नहीं डरना चाहिए। एनआरसी एनपीआर जो किया जाएगा, सीए जो पास हुआ है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। बस मेरा ये मानना है हमारी सरकार ऐसी नहीं है, हम तो सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ लोग भड़का देते हैं, कुछ जैसे वोटों की राजनीति खेलने के लिए उनके अल्पसंख्यक उनको बता के, या कोई भी उनकी वोटों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे देश में एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए एनआरसी एनपीआर सीएए ज़रूरी है बेटा, एनआरसी होना ज़रूरी है, ठीक है। एनपीआर तो अभी होगा, मानेंगे नहीं, सरकार करेगी और हर एक व्यक्ति को अपनी एक पहचान मिलेगी। तो इसमें नेक्स्ट है जो, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर वुड यू रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू इशू।
तो इस संबंध में आप सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके का आदेश जारी करने की प्रार्थना करेंगे? कैसा आदेश देंगे? आप सरकार को आदेश देंगे कि लोगों की पहचान दें, उनको सभी लोग समानता का अधिकार है, तो किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक इत्यादि आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और सभी के रोटी कपड़ा मकान का जो अधिकार है, बेसिक जो नीड्स हैं जीवन की, उसमें तो कम से कम सभी व्यक्ति समान हो। तो इस तरीके से आप कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और हमारे साथ में जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा मिले हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप है? मैंने कहा ना कि अधिकार, कर्तव्य के बिना अधिकार क्या अधूरा है? कर्तव्य करेंगे तो दूसरों का अधिकार। एक व्यक्ति है कर्तव्य वो करता नहीं और अधिकारों की मांग करता, तो एक दिन तो अधिकार ठीक है। ऐसे ही है कि मटके में पानी डाला नहीं और पानी निकाल निकाल के पी रहे, तो कितनी देर वो मटके में पानी चलेगा? तो किसी का अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होता है, दूसरे व्यक्ति का अधिकार उसका उसके प्रति कर्तव्य होता है। तो एक दूसरे से कर्तव्य और अधिकार से हम जुड़े हुए हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक ड्यूटी है, जो वो अधिकार है, एक नैतिक निर्देशक सिद्धांत है। अधिकारों की हम मांग करते हैं, लेकिन हमारे साथ में कुछ नीतियाँ भी हैं जो हमारे एक नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज और एक संविधान के प्रति। तो उसको भी हमें मत भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इस रूप में इनको देखा जाता है। फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, व्हाइल डायरेक्टिव principle exhort the government to do certain things. Fundamental rights mainly protect the rights of individual, while directive principle ensure the well-being of the entire society. It is possible to see both fundamental rights and directive principle as complementary to each other. Fundamental rights रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, वाइल जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। वो कुछ सरकार को जो व्यक्ति के कार्यों अधिकारों में हनन के जो लगता है, तो उन पर वो अधिकार लगाए, बैन लगाते हैं, उन पर रिस्ट्रेन करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सोर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये सरकार को कुछ न कुछ जनता की भलाई के लिए कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते रहते हैं, सर्टेन थिंग्स करने के लिए ये प्रेरणा देते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, और जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो समाज के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं कि समाज के कल्याणकारी कार्य होंगे समाज में सरकार के द्वारा। However, at times when government intends to implement directive principle of state policy, it can come इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। लेकिन कई बार देखने में एक समस्या आई है कि यदि गवर्नमेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट पॉलिसी के उनको इम्प्लीमेंट करती है, तो वहाँ व्यक्ति के अधिकारों के हनन होने की स्थिति बनी है। दिस प्रॉब्लम अरोज व्हेन द गवर्नमेंट सॉट टू पास लॉज टू एबोलिश जमींदारी सिस्टम। और ये समस्या जब देखने में आई जब सरकार ने जमींदारी कानून है, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी जो प्रणाली थी उसको एबोलिश करने के लिए कानून बनाया था, तो उसमें ये समस्या पैदा हुई थी। These measures were opposed on the ground that they violated right to property। और इसी वजह से इस अधिकार का, स्टेट पॉलिसी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसके आधार पे कहा गया था इसके लागू होने पर कि जिस तरीके से इन्होंने जमींदारी प्रथा का एबोलिशन किया, तो ऐसा माना गया कि ये जो एक हमें अधिकार मिला था 7वां अधिकार, अब तो ये समाप्त हो गया है।
इसी समय समाप्त हुआ था इस मुद्दे से कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे संपत्ति का अधिकार है इसका हनन करता है। तो इस तरीके से ये अधिकार है जो संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है जो हमारा, इसको नष्ट करता है। स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से हमने एक कानून बनाया था अबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम का। तो जमींदारी प्रथा का अंत करने के लिए, प्रणाली का अंत करने के लिए हमने कानून बनाया था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जमींदार कौन थे। जमींदार वो वर्ग था जो कृषि योग्य भूमि, बहुत सारी कृषि योग्य भूमि है वो उनके नियंत्रण में थी, और वो अपनी कृषि योग्य भूमि को आगे फिर छोटे छोटे किसानों को किराए पर देते थे, भाड़े पर देते थे, ठेके पर देते थे, और वो बैठ के खाते थे, और वो राजस्व उनसे जितना प्राप्त होता था वो अपने इसे चलाते थे। तो इस तरीके से हमें समानता का अधिकार का हनन हो रहा था। तो समानता के अधिकार को देखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत जो जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया। अब जमींदारी प्रथा का अंत करेंगे तो वहाँ पे क्या, राइट टू प्रॉपर्टी जो हमें 7वां अधिकार संविधान के द्वारा मिला हुआ था, उसका वायोलेशन हुआ। अब उस वायोलेशन से ये टकराव पैदा हुआ, टकराव की स्थिति। तो क्योंकि तो इस स्थिति में हाउएवर कीपिंग इन माइंड द societal needs that are greater than the individual interest, the government amended the constitution to give effect to the directive principle of state policy। अब देखा कि भाई एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के व्यक्तिगत हित के लिए सरकार जो एक सामाजिक हित को न्योछावर नहीं कर सकती, तो सामाजिक हित को बनाए रखने के लिए, समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हितों को न्योछावर किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने जो संपत्ति के मौलिक अधिकार का ये जो हनन किया, कहते हैं ऐसा हुआ है कि हनन हुआ है ये मौलिक अधिकार का। तो जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि व्यक्ति की आवश्यकताओं से ऊपर हैं। तो कोई भी सरकार है जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में जो संशोधन कर सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने संविधान में संशोधन किया, और फिर ये एक लंबी यहाँ पे प्रक्रिया हुई, बड़ी दिक्कतें आई यहाँ पर। तो द गवर्नमेंट क्लेम्ड द राइट्स कैन बी एब्रीज्ड फॉर गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें जो अधिकारों को भी सीमित करना पड़ेगा। दिस argument assumed that rights were a hindrance to welfare of the people। फिर इसमें आर्ग्यूमेंट में ये कहा गया कि ये अधिकार जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार मिले हैं ना, इसकी वजह से लोगों का जो कल्याण है उसमें भी बात आती है। सामाजिक जो एक यूनिट है कि इकाई के रूप में जब समाज को देखा जाता है तो समाज का अहित हो रहा है एक व्यक्ति के अधिकारों का पालन पोषण करने के लिए। तो इस तरीके से भी ये गलत है। On the other hand, the court held the view that fundamental rights were so important and sacred that they cannot be limited even for the purpose of implementing directive principles। तो उस दूसरी तरफ जो कोर्ट ने एक विचार लिया कि वही फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो संविधान में दिए हुए हैं, और केवल इस पर्पज से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वहाँ पे लागू करना है, इस पर्पज से उनको नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसा फिर न्यायपालिका ने भी आदेश पारित कर दिया। तो यहाँ पे ये अभी करेंगे, पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं एक बार। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे, दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट। वहाँ पे फिर एक दूसरी और मुद्दा आ गया, वहाँ पे आर्गुमेंट बढ़ गया, ज़्यादा विवाद हो गया वहाँ पे। दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये विवाद था हमारे संविधान में संशोधन करने संबंधी। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट वॉज सेइंग, सरकार ये कह रही थी कि दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। और इधर क्या था, द कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैनॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स। उधर से न्यायालय कह रहा था कि भाई सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती, इस तरीके से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि व्यक्ति के फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उनका वायलेशन हो। तो ऐसा कोई अमेंडमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकती। This controversy was settled by an important decision of the Supreme Court in केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पे जो
ये विवाद था, ये कंट्रोवर्सी थी, ये विरोध था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो केस आया सुप्रीम कोर्ट में, केशव भारती केस, उसमें एक निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस समय ये विवाद है जो रुका। इसमें क्या हुआ था कि इन दिस केस the court said that there were certain basic features of the constitution and these cannot be changed by parliament, कि यहाँ पे कुछ एक विशेष चीज़ें हैं संविधान के अंदर कुछ एक मूल ढांचा है, उसकी एक बनावट है संविधान की, जिससे कि कोई भी पार्लियामेंट छेड़खानी नहीं कर सकती, कोई भी संसद, और उसको चेंज नहीं कर सकती वो मूलभूत ढांचे के साथ, बिसाइड बेसिक फीचर्स के साथ उसके। वी शैल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर 9 ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक संविधान एक संजीव दस्तावेज के रूप में, जो लेसन 9 है उसमें हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो किस तरीके से वो मूल ढांचा है जो संविधान का, जिसके साथ कोई भी पार्लियामेंट, कोई संसद है, जो वो सरकार है, वो छेड़खानी नहीं कर सकती। चेक योर प्रोग्रेस, इसमें है रीड द मेन पॉइंट्स ऑफ द बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडिया। जो साउथ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है, उसके मेन पॉइंटों को आप स्टडी करें एक बार, और फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया उसको स्टडी करें। तो फिर इसमें उसके बाद बताएं विच आर द कॉमन पॉइंट्स इन द टू लिस्ट। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स में और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया है उसमें, दोनों में, उन दोनों लिस्टों में क्या डिफरेंस और क्या कॉमन है। वाई डिड द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पुट दिस बिल ऑफ राइट्स इन द बिल ऑफ राइट्स। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में इन बिल ऑफ राइट्स को क्यों रखा गया है, ये चीज़ आप सोचेंगे, वहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करें, आप इस पर मेडिटेशन करें, मनन करें, विचार विमर्श अपने से करें, खुद बैठ के सोचें इसको, म्यूजमेंट इसको करें, म्यूज करना, विचार चिंतन, गहन चिंतन, पॉन्डरिंग करना उसको, ठीक है। इफ़ यू वर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए न्यू कंट्री व्हाट वुड यू सजेस्ट। अगर आपको मैं ये जिम्मेदारी दे दूं कि अमुक राष्ट्र के लिए आपने एक संविधान लिखना है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं वो पॉइंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे, तो ये चीज़ आपने देखनी है। इधर है कंक्लूजन, बट बिफोर वी गो टू द कंक्लूजन लेट अस डिस्कस द पॉइंट विच वॉज लेफ्ट अंडर राइट टू प्रॉपर्टी। ये था जो हमारे संविधान के द्वारा हमें 7वां अधिकार मिला था। तो इसमें 7वें अधिकार में जो हमें संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल देयर वाज वन इम्पोर्टेंट रीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, possess and maintain property. But the constitution made it clear that property could be taken away by the government for public welfare के लिए वो प्रॉपर्टी आपकी ली जा सकती है, ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था, क्लियर कर दिया था। Since 1950 government made many laws that limited the right to property. 1950 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए जिसने राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को सीमित किया था। This right was at the center of the long debate over the relationship between rights and directive principle के ऊपर, जो बीच में क्या रिलेशनशिप दोनों के बीच में होना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी बहस चली थी, वहाँ पे लॉन्ग डिबेट हुआ था, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था। फाइनली इन 1973 द सुप्रीम कोर्ट gave a decision that the right to property was not part of the basic structure of the constitution and therefore parliament had power to abuse this right by an amendment. In 1978, the 44th Amendment to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right. तो इसमें क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जो दोनों के बीच में बहुत सारा विवाद है कि इनके बीच में क्या मुख्य संबंध होना चाहिए। तो संविधान में हमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, हमें ओनरशिप दी गई प्रॉपर्टी की, और वहाँ पे एक उनको राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार को संरक्षित भी किया गया था। लेकिन आगे जाके संविधान में ये बात स्पष्ट कर दी कि सरकार की तरफ से कि लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसका अधिग्रहण कर सकती है उसको।
उसका अधिग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के बारे में ऐसा कोई भी चीज़ है वो सरकार फैसला लेगी कि पब्लिक वेलफेयर का अगर मुद्दा है तो उसके बारे में कोई भी चीज़ हम नहीं, गवर्नमेंट किसी का अधिकार है उसको नहीं देखेगी मतलब। तो फिर क्या हुआ कि जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन लिया कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ये उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का जो ढांचा है, मूल ढांचा है, उसमें उसका तत्व नहीं है, ये उसमें नहीं है, ये चीज़ उसमें नहीं दर्शाई गई है। और संविधान को, संसद को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देना चाहिए, उसको संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, जिसके द्वारा वो किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर की ये बात है अगर है तो। 1978 में वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई थी, उसने जो 44 जो अमेंडमेंट था उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको निकाल दिया वहाँ से, और फिर उसने वहाँ पे एक नया प्रोविज़न है जो इसको सामान्य कानूनी अधिकार वो बना दिया था संविधान के अनुच्छेद 300 में, कुछ ऐसा हुआ था। What differences do you think the change of स्टेटस मेक्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी? आपको क्या लगता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार, जो उसको बनाया गया मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार, तो वो से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस होगा उससे? फिर ये आपने सोचना है, उसमें राय देनी है आपने। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार है, दलित फैमिली फाइनली गेट्स सम रिस्पाइट फ्रॉम कोर्ट। तो वार्ड सदस्य खातून को दबंगों के ने कालिक पोत कर घुमाया, वार्ड सदस्य खातून को दबंगों ने क्या किया, कालिक पोत कर घुमाया। क्या थी, स्त्री भ्रूण हत्याएं रोकी जाएं, पार्टली ये स्टेट डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। और इसमें साथ के साथ जो प्रिंसिपल्स हैं के साथ हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन है। तो इस तरीके से प्रेस है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाती है और दिखाती है समाज की करतूत। तो डायन कह कर यातना देने वालों को अब खैर नहीं, तो ठीक है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई 2 बहादुर बच्चियों ने, वेरी गुड। तो भ्रूण हत्या और यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम। तो बाल श्रम पर पाबंदी के मामलों में केंद्र व राज्यों की नोटिस। तो ये सारी चीज़ें हैं